हेलो साथियों, इस समय आप देख रहे हैं जो है साहित्य सरगम के इस डिजिटल प्लेटफार्म पर हिंदी साहित्यिक विधाओं के कुछ प्रश्नों को। ये प्रश्न और भी आगे कई सारे हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत उपयोगी हैं। इसको हमने किसी पार्टिकुलर प्रैक्टिस सेट वगैरह से नहीं लिया है, बल्कि हमने चुन चुन करके खोज करके इस प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। इस प्रश्नों को परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी समझ करके इसको हमने डिज़ाइन किया है। तो इस सीरीज़ को, जो साहित्यिक विधाओं की ये जो सीरीज़ शुरू हुई है, इसको आप लोग ज़रूर देखिए और इन प्रश्नों को याद करिए, इनसे संबंधित फैक्ट को तैयार करिए। तो ज़्यादा आधारहीन बातों को ना करते हुए हम सीधे प्रश्नों पे बात करेंगे। ये प्रश्न जो है हमारे 30 क्वेश्चन के रूप में आएंगे और उनको जो है आप आसानी से याद कर सकें। वीडियो छोटा हो, क्वेश्चन कम हो, ताकि वो आपको याद हो सके, इस दृष्टि से बनाए गए हैं। अगर आगे ज़रूरत महसूस हुई आगे के पार्ट में तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ा भी दी जाएगी, लेकिन अभी शुरुआत जो है ये 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट के साथ की जा रही है। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस उपन्यास को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना? आचार्य शुक्ल ने किस उपन्यास को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना? आपको 4 विकल्प दिख रहे हैं: परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी कहानी, 100 अजान एक सुजान। ये 4 विकल्प दिख रहे हैं। लेकिन आचार्य शुक्ल ने जिस उपन्यास को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना, उसका नाम है जो है भाग्यवती। उसका नाम है भाग्यवती। और भाग्यवती का प्रकाशन कब हुआ था, हम आपको बता दें तो 1877 ईस्वी में हुआ था भाग्यवती का प्रकाशन। भाग्यवती के लेखक कौन है ये पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे श्रद्धाराम फिल्लौरी। आप किसको बता देंगे? श्रद्धाराम फिल्लौरी को। ये भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। वैसे अगर माना जाए, जो सर्वमान्य मत है कि जो है हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाएगा, तो वो हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हो जाएगा, ये सर्वमान्य मत है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल ने किस उपन्यास को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया, तो ये हो जाएगा जो है भाग्यवती उपन्यास। भाग्यवती उपन्यास इसमें सही हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं, इसके साथ साथ उसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, इस उपन्यास की विषय वस्तु के बारे में अगर हम बता दें आपको, इस उपन्यास की विषय वस्तु क्या है भाग्यवती उपन्यास की, तो इसमें जो है सत असत के बीच आदर्श गुणों की चर्चा की गई है। सत असत के बीच, इसमें सत असत के बीच जो आदर्श गुण होते हैं, आदर्श गुणों की इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, एक पति के नोट्स उपन्यास किस साहित्यकार का है? एक पति के नोट्स जो उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है, ये आप ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इसमें एक पति के नोट्स जो है ये किसकी रचना है, तो ये है महेंद्र भल्ला की। महेंद्र भल्ला की ये रचना है। महेंद्र भल्ला की ये रचना है। और ये किस श्रेणी की रचना है? ये किस श्रेणी की रचना है, तो ये आप बता देंगे कि उपन्यास है। इसी प्रकार से एक है एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स भी उपन्यास है। ये किसका है? ये आप सोचिए, विचार करिए और कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। अगर नहीं आप दे पा रहे हैं तो अभी हम आपको बताएंगे एक पत्नी के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये आपको बताना है। एक पति के नोट्स हमने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, प्रतिज्ञा उपन्यास किसका है? प्रतिज्ञा उपन्यास किसका है ये आपको बताना है। जो प्रतिज्ञा उपन्यास है वो किसका है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: जनेंद्र कुमार, दुष्यंत कुमार, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। आपने अपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। नहीं भी किया है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि प्रतिज्ञा उपन्यास जो है वो प्रेमचंद का है। प्रतिज्ञा उपन्यास प्रेमचंद का है। और इसकी विषय वस्तु क्या है ये पूछ लिया जाए तो ये विधवाओं के जीवन पर आधारित है। विधवाओं के जीवन पर आधारित, विधवाओं के जीवन पर आधारित है। कौन सा उपन्यास? प्रेमचंद का उपन्यास प्रतिज्ञा। ठीक है,
कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? प्रश्न नंबर 4 है ये आपको बताना है किस वर्ष मिला था। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाएगा कि कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किस रचना के लिए मिला, तो कितने पाकिस्तान के लिए मिला था, ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? कमलेश्वर को। किस वर्ष मिला, प्रश्न का जो क्वेश्चन मार्क है यानी प्रश्न में जो बातें पूछी गई है वो किस वर्ष मिला था ये पूछा गया है। तो मिला था 2003 ईस्वी में। कब मिला था? 2003 ईस्वी में। तो कितने पाकिस्तान के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 2003 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। ओस की बूंद बहुत अच्छा उपन्यास है। ओस की बूंद जो है ये उपन्यास किसका है? ओस की बूंद 4 ऑप्शन हैं आपके पास। राही मासूम रजा, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती और प्रभाकर माचवे। तो इसमें जो है ओस की बूंद जो है, हम सबसे पहले आपको बता दें ये उपन्यास जो है ओस की बूंद ये हिंदू मुस्लिम एकता पर लिखा गया है। हिंदू मुस्लिम की एकता एवं सांप्रदायिकता पर आधारित है। हिंदू मुस्लिम एकता एवं सांप्रदायिकता पर आधारित ये उपन्यास है। और ओस की बूंद उपन्यास है किसका? तो ये राही मासूम रजा का उपन्यास है। किसका है? राही मासूम रजा का उपन्यास है ये। ठीक है, ओस की बूंद उपन्यास किसका है? राही मासूम रजा का है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा। भीष्म साहनी का उपन्यास तमस में संपूर्ण कथा वस्तु को कितने दिन की कथा को अंकित किया गया है? कितने दिन की कथा को अंकित किया गया है? भीष्म साहनी का जो उपन्यास तमस है उसमें जो संपूर्ण कथा वस्तु है उसमें कितने दिन की कहानी या कथा कही गई है या कितने दिन की घटना का जिक्र हुआ है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप याद रख लीजिए, जिनको याद है वो अच्छी बात है कि तमस उपन्यास किसका है। तो ये तमस उपन्यास है भीष्म साहनी का। तो इसमें जो है ये प्रश्न नंबर 6 है हमारा। इसमें जो है 5 दिनों की कथा वस्तु को, घटनाक्रम को इसमें शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 5 दिन की। ये भी हिंदू मुस्लिम के विरोधाभासी विचारों को इसमें दिखाया गया है। विभाजन के बाद की त्रासदी को इसमें बड़े अच्छे तरीके से भीष्म साहनी जी ने उकेरा है। तो भीष्म साहनी के उपन्यास तमस में जो है 5 दिन की कथा वस्तु को दिखाया गया है। अब अगला प्रश्न हमारा आ जाता है ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। ढाई घर उपन्यास का नाम क्या है? ढाई घर। ढाई घर जो है रचना है ये किसकी है ये आपको बताना है। तो ये है गिरिराज किशोर की ये रचना है और ये साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है। इसके प्रकाशन वर्ष की हम बात कर लें आपको, तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1992 में तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार ये मिला था। ढाई घर के लिए गिरिराज किशोर को 1992 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, ढाई घर रचना जो है ये गिरिराज किशोर की है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास किसकी रचना है? जिंदगी नामा जिंदा रुख। प्रश्न नंबर 8 है हमारा। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? जिंदगी नामा 4 ऑप्शन हैं आपको, उन्हीं चारों ऑप्शनों में से एक सही है। पहला ऑप्शन है मन्नू भंडारी, दूसरा कृष्णा सोबती, तीसरा है उषा प्रियमदा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जिंदगी नामा उपन्यास जो है वो है कृष्णा सोबती का और इसको इन्होंने लिखा कब था? वर्ष लिखा था 1980 ईस्वी में। वर्ष 1980 ईस्वी में इसको इन्होंने लिखा था। इसकी विषय वस्तु की अगर बात की जाएगी तो जिंदगी नामा उपन्यास में कृष्णा सोबती जी ने पंजाब के किसानों एवं ग्रामीण जनजीवन का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है
और कौन से गांव का अगर इसमें पूछ लिया जाएगा चित्रण किया गया है तो ये डेरा जट्टा गांव, डेरा जट्टा गांव, डेरा जट्टा गांव ये किस राज्य में पड़ता है? पंजाब में। और यही डेरा जट्टा गांव जो है लेखिका की जन्मभूमि भी रही है। यही डेरा जट्टा गांव जो है, जो इस उपन्यास की कथा भूमि है, वही जो है लेखिका की जन्म भूमि भी रही है। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास किसका है? बड़ा अच्छा उपन्यास है, प्रसिद्ध रचना है ये तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तेरी मेरी उसकी बात के लिए ऐसी रचना है ये, इसके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो ये रचना किसकी है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 है ये। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, ये रचना है यशपाल की। किसकी? यशपाल की। और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कब था इस पे? तो इस पे साहित्य अकादमी मिला था जो है 1976 में, साहित्य अकादमी। ठीक है, तो तेरी मेरी उसकी बात में सही हो जाएगा जो है यशपाल। प्रश्न नंबर 1 याद रखेंगे आप, तेरी मेरी उसकी बात यशपाल की रचना, 1976 में साहित्य अकादमी मिला। देखिए इसमें हमने जो भी रचनाएं शामिल की हैं बहुत चुन चुन के, बहुत ही ध्यान से हमने इन प्रश्नों को तैयार किया है। सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण है और किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और भविष्य में पूरी संभावना है ये किसी न किसी परीक्षा में आएंगे ज़रूर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर। झांसी की रानी, मृगनयनी, विराटा की पद्मिनी उपन्यास किसके हैं? 3 उपन्यास इसमें दिखाए गए हैं, झांसी की रानी, मृगनयनी, विराटा की पद्मिनी। तो हम ये आपको बता देते हैं कि ये जो उपन्यास हैं ये हैं वृंदालाल वर्मा के, वृंदावन लाल वर्मा के। तो इसके अगर प्रकाशन वर्ष भी आपसे पूछ ले तो झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है, जो झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1946, 1946 ईस्वी। ठीक, उसके बाद हमारा आ जाता है मृगनयनी उपन्यास दिया है। तो मृगनयनी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष जो है ये है 1950, याद रखेंगे। उसके बाद एक उपन्यास और दिया है विराटा की पद्मिनी। विराटा की पद्मिनी का जो है प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। विराटा की पद्मिनी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। 3 उपन्यास दिए थे, तीनों उपन्यास किसके हैं? वृंदावन लाल वर्मा के हैं। और तीनों उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष हमने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, दलित चेतना पर आधारित उपन्यास छप्पर के उपन्यासकार कौन हैं? सबसे पहले आपको बता दें कि जो छप्पर उपन्यास है वो दलित चेतना पर आधारित है। एक प्रश्न अच्छा सा यहाँ भी बन जाएगा। जिन साथियों मित्रों को ये नहीं पता है कि छप्पर उपन्यास किसका है और ये किस विषय वस्तु को समेटे हुए है, तो सबसे पहले ये आपको जान लीजिए कि दलित चेतना को या दलित जीवन से संबंधित उपन्यास है। और ये उपन्यास है किसका, ये इसमें पूछा गया है। तो ये उपन्यास है जयप्रकाश करदम का। किसका है? जयप्रकाश करदम का। छप्पर उपन्यास जयप्रकाश करदम का है। अगला है देखिए 25 चौका 150, रचना के लेखक कौन है? 25 चौका 150 रचना के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12। तो ये जो रचना है ये कहानी विधा की रचना है। ये जो है रचना ये कहानी विधा की रचना है, 25 चौका 150। और है किसकी ये पूछा गया है, तो ये है जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये रचना है 25 चौका 150। आसान सा प्रश्न आ गया एक, दोहरा अभिशाप। दोहरा अभिशाप किसकी आत्मकथा है? दोहरा अभिशाप किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जयप्रकाश करदम, सत्यप्रकाश, मोहनदास नैमिषारण्य और कौशल्या वैसंत्री। ये वैसंत्री गलत लिखा गया है, वैसंत्री रहेगा इस तरह से, वैसंत्री रहेगा इस तरह से। तो ये जो है दोहरा अभिशाप जो है ये है कौशल्या वैसंत्री का। ठीक है, दोहरा अभिशाप किसकी आत्मकथा है? कौशल्या वैसंत्री का। और दलित आत्मकथा है। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? कबीरा खड़ा बाजार में ये किसकी रचना है?
तो ये है जो है भीष्म साहनी की रचना। किसकी? भीष्म साहनी की रचना, कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरदास के जीवन पर आधारित है ये, कबीरदास के जीवन पर आधारित है ये रचना। कबीरा खड़ा बाजार में कबीरदास के जीवन पर आधारित है। और किस विधा की रचना है ये पूछ लिया जाएगा, किस विधा की रचना है, तो आप बता देंगे कि ये नाटक विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है कबीरा खड़ा बाजार में। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न है, कोर्ट मार्शल के नाटककार कौन है? कोर्ट मार्शल के नाटककार कौन है? तो कोर्ट मार्शल के नाटककार कौन है? वे स्वदेश दीपक हैं। कोर्ट मार्शल के सेना के ऊपर लिखा गया ये नाटक है। कोर्ट मार्शल जो है वो स्वदेश दीपक की रचना है, और ये जो है सेना आर्मी के ऊपर विशेष करके ये लिखा गया है। कोर्ट मार्शल जो है स्वदेश दीपक का है। अगला प्रश्न है, कारवां। कारवां एकांकी संग्रह किसका है? कारवां, कारवां एकांकी संग्रह किसका है? तो एकांकी के लिए देखिए, एकांकी जगत में दो लोग प्रसिद्ध हैं बहुत, एक राम कुमार वर्मा, एक राम कुमार वर्मा, एक भुवनेश्वर प्रसाद। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से जिनको कंफ्यूज होना होगा होंगे, और जिन्होंने अच्छी तैयारी की है वो तो आसानी से इसका आंसर लगा ही ले जाएंगे। तो कारवां एकांकी संग्रह है जो है भुवनेश्वर प्रसाद का। किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद का। ठीक है, कारवां एकांकी संग्रह किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद का। अगला प्रश्न आप देखिए, आग और राग का कवि, उपनाम है ये, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण को कहा जाता है, राम नरेश को कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, कि शिव कुमार मिश्र को कहा जाता है? ये आपको बताना है। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो आग और राग का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जो है ऑप्शन नंबर तीसरे में है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जो है सही हो जाएगा। इनके जन्म की अगर बात की जाएगी तो इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। कहाँ? बिहार में, बिहार में हुआ था इनका जन्म 1908 ईस्वी में बिहार में। आग और राग का कवि जो है इन्हीं को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? मधुशाला जो है, चार ऑप्शन दिए, 1935, 1936, 1938, 1930। सबसे पहले आप बता दीजिए कि मधुशाला रचना है किसकी? तो मधुशाला रचना है हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है मधुशाला, और का इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी जो है मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की बात करेंगे, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के लेखक कौन हैं? साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के लेखक कौन हैं? चार ऑप्शन दिया गया है, शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा और नंदलाल वाजपेयी। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, इसी नाम से ये निबंध लिखा ही गया है, तो इसके लेखक हैं जो महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा जी हैं। अब आ जाएगा प्रश्न नंबर, हम बात कर लेते हैं 20 का। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या कहता है कि अरुण और मधुलिका, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं, ये पूछा गया है। तो ये जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं, ईदगाह, पुरस्कार, इंदुमती और मंत्र। ये चारों कहानियाँ ही हैं। तो ये जो है अरुण और मधुलिका पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। मधुलिका इस कहानी की नायिका रहती है, और ये कहानी किसकी है? ये कहानी है जयशंकर प्रसाद की। ये कहानी है जयशंकर प्रसाद की। आसान सा क्वेश्चन था ये, इससे हमको लगता है कि इसको सभी लोग सही कर ले जाएंगे। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो ये हो जाएगा पुरस्कार कहानी के, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक से निबंध किसने लिखा? भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण नाम से निबंध जो है किसने लिखा? तो ये लिखे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदलाल वाजपेयी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत से लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर जाएंगे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही नहीं है, ये भी गलत है।
देखिए बहुत से लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर जाएंगे, लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और सही है इसमें नंद दुलारे वाजपेयी। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक से निबंध जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा। परिणाम देखिए इसमें रहेगा इस तरह से, परिणाम इस तरह से रहेगा। ये पंक्तियाँ पूछी गई है किसकी है, ये पंक्तियाँ पूछी गई है किसकी है। आप कबीरदास पे जाएंगे कि तुलसीदास पे जाएंगे, गोरखनाथ पे जाएंगे या विद्यापति पे जाएंगे। तो जो लोग विद्यापति का अपने मन में विचार कर रहे हैं तो वो सही विचार कर रहे हैं। तो ये जो है किसकी रचना है, विद्यापति की रचना है। और विद्यापति को हिंदी साहित्य में मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति कहाँ के रहने वाले थे, ये भी बिहार के रहने वाले थे, ये भी बिहार के रहने वाले थे। माधव हम परिणाम निराशा किस साहित्यकार की पंक्तियां हैं, तो ये विद्यापति की है। अगला प्रश्न देखिए, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें। ये बेचारे नहीं है, विचारें, आओ विचारें, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। ये जो है क्वेश्चन नंबर 23 है, ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। किसकी पंक्तियां हैं, मैथिली शरण गुप्त की। ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। ये पूछ लिया जाएगा किस रचना से है ये, तो भारत भारती से है, भारत भारती से, भारत भारती से है ये। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं भारत भारती से। अगला प्रश्न आप देखिए, झरना जिसे साहित्य की छायावादी साहित्य की प्रथम रचना माना जाता है, इसका प्रकाशन वर्ष कब है। झरना, अब देखिए एक प्रश्न यहाँ पे अच्छा ये भी बन जाएगा, जिनको नहीं है वो ध्यान दे लेंगे। छायावादी साहित्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है, छायावादी साहित्य की प्रथम रचना जो है किसे माना जाता है, ये पूछ लेगा अगर, तो आप बता देंगे कि छायावादी साहित्य की प्रथम रचना जो है वो झरना को माना जाता है। और इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी, 1918 ईस्वी झरना का प्रकाशन वर्ष है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है, जैनेन्द्र का जो है प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो ये माना जाता है इनका जो है सुखदा विवर्त। ये देखिए विवर्त ऐसे नहीं है, ये गलत लिखा गया है, विवर्त रहेगा ये इस तरह से, विवर्त नहीं, ये भी गलत लिखा गया है, विवर्त रहेगा देखिए इस तरह से, विवर्त, विवर्त ये ता है, विवर्त। तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास माना जाता है परख। और अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछ ले, प्रथम उपन्यास के प्रकाशन वर्ष क्या था, तो आप बता देंगे 1929 ईस्वी में। इनके प्रथम उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न आप देखिए, हिंदी साहित्य में किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। हिंदी साहित्य में किस साहित्य को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी साहित्य में कब दिया गया। हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं हम, हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो मिला था इनको 1968 में, 1968 में मिला था। किसको, पंत को मिला था। अगर पूछ ले किस रचना के लिए मिला था, तो जब रचना पूछ लेगा तो आप बता देंगे चिदम्बरा के लिए मिला था। किस रचना के लिए मिला था 1968 ईस्वी में, तो चिदम्बरा के लिए मिला था। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखिए, विश्व मिथक सरित सागर, विश्व मिथक सरित सागर साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। ये देखिए रचना का नाम ये इतना है, रचना का नाम जो है ये इतना है, ये गलत बन रहा है यार, रचना का नाम जो है इतना है ये, विश्व मिथक सरित सागर।
ये साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है। इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न नंबर है 27। तो ये किसकी रचना है? तो ये है रमेश कुंतल मेघ की। रमेश कुंतल मेघ की। अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो सबसे पहले एक बार आप इसको लिख लीजिए। विश्व मिथक सरित सागर। सरित सागर ये रचना किसकी है? ये जो है साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है रमेश कुंतल मेघ की। और अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछ ले, नहीं, अगर इस पे साहित्य अकादमी प्रदान कब किया गया ये पूछ ले तो 2017 ईस्वी में। 2017 ईस्वी में। और इसमें जो भी नाम दिए गए हैं, इसमें जो भी नाम दिए गए हैं सबको साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी न किसी वर्ष में मिला हुआ है। तो विश्व मिथक सरित सागर के लिए रमेश कुंतल में को वर्ष 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न आप देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें हम आपको कई सारे प्रश्न बताएंगे। अगर इसकी स्थापना की बात की जाएगी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में। और ये प्रदान कब किया गया? प्रदान किया गया 1965 में। पहली बार प्रदान कब किया गया? 1965 में। ठीक है। और हिंदी में पहली बार कब मिला? हिंदी में मिला 1968 ईस्वी में। अभी हमने आपको बताया था कि पंत को मिला था सबसे पहले चिदम्बरा के लिए। तो 1900 हिंदी में 1968 में पहली बार प्रदान किया गया 1965 में। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और ये 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना को आधुनिक काल का राम काव्य कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस रचना को आधुनिक काल का राम काव्य कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। रामचरितमानस, साकेत, रामचंद्रिका, पौमचरिव। ये पौमचरिव है। पौमचरिव ये इस तरह से लिखा जाएगा। किस रचना को आधुनिक काल का राम काव्य कहा जाता है? तो आधुनिक काल का राम काव्य कहा जाता है साकेत को। कौन सी रचना को कहा जाता है? साकेत को। साकेत को आधुनिक काल का राम काव्य कहा जाता है। इसके रचनाकार कौन हैं? तो ये तो हमको लगता है संभवतः सबको पता होगा। इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। किस रचना को आधुनिक काल का राम काव्य कहा जाता है? तो साकेत को। सारा आकाश जो है ये किसकी रचना है? सारा आकाश किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव कौन थे? राजेंद्र यादव देखिए जो है मन्नू भंडारी के पति थे। मन्नू भंडारी के पति थे। ये दोनों विवाहित थे। दोनों आपस में विवाहित थे और दोनों ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे हिंदी साहित्य के। मन्नू भंडारी जी ने 29 वर्ष की अवस्था में राजेंद्र यादव से प्रेम विवाह किया था। और इस प्रेम विवाह से मन्नू भंडारी के पिता जो है खुश नहीं थे और अपने दामाद यानी राजेंद्र यादव से वे बहुत असंतुष्ट और नाराज रहते थे। और लोग बताते हैं कि उन्होंने राजेंद्र यादव से आजीवन कभी बात नहीं की। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी का जो है 1959 में एक पुत्री का जन्म होता है। नहीं, 1959 में इन्होंने शादी की। 1959 में इन्होंने शादी की और 1961 में उनको एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम इन्होंने लिखा रचना, जिसका नाम इन्होंने दिया रचना। तो ऐसे ही ढेर सारी बातें हम करते रहेंगे। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहेगी। धीरे धीरे जो है जो प्रश्नों के साथ साथ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानकारी रहेगी उनको हम बताते रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं और आपको कम समय में मिलने वाले हैं। ये नहीं कि बीच बीच में प्रचार करते रहें ये ऐसा है वैसा है, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो आगे की वीडियो को आप देखने के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें
और आगे की क्लास आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सभी प्यारे साथियों को सादर धन्यवाद।